तो दो टाइप के डीएनए रिपेयर हमने कल पढ़ लिए थे, एक डायरेक्ट रिपेयर और दूसरा एक्सीजन रिपेयर। तीसरा और चौथा टाइप आज हम लोगों को देखना है। तो तीसरा टाइप जो था वो मिसमैच रिपेयर, दिस इज नंबर 3। अब जाहिर सी बात है कि डीएनए रेप्लिकेशन जब होता है तो उस दौरान कई बार ऐसी संभावना रहती है कि डीएनए पॉलीमरेज जो है वो करेक्ट बेस कॉम्प्लीमेंटेरिटी को फॉलो ना कर पाए। तो उस केस में मिसमैचिंग हो जाती है बेसिस की। टी के सामने ए की जगह सी या जी आ सकता है, इसी तरह से सी के सामने जी की जगह ए या टी आ सकता है। तो उस मिसमैच को रिपेयर करने के लिए क्या मैकेनिज्म सेल के अंदर है वो हमको देखना है बेसिकली। तो मिसमैच रिपेयर के लिए जो एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं उनका मेन फंक्शन क्या होता है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सबसे पहली बात ये है कि ये क्या करते हैं, ये रिकग्नाइज करते हैं कौन सा बेस पेयर जो है उसकी मिसमैचिंग हुई है। सबसे बड़ी चीज़ ये है, इस चीज़ को ये रिकग्नाइज करते हैं। दूसरा काम क्या करते हैं, और ये कोई इकलौता एंजाइम नहीं करता है, इसमें कई एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, वो सारा अभी हम लोग देखेंगे। तो कौन से बेस पेयर की मिसमैचिंग हुई है इसको रिकग्नाइज करना। उसके बाद उस बेस पेयर की मिसमैचिंग चेक करना। उसके बाद कौन सा पर्टिकुलर बेस जो है जो गलत जुड़ गया है उसको भी डिसाइड करना। फिर उस इनकरेक्ट बेस को एक्साइज करना, यहाँ यानी कि वहाँ से कट करके अलग कर देना। और फाइनली जो रिपेयर सिंथेसिस है कि कट करके जब उसको हटाया तो जो नॉर्मल सही बेस है उसको इनकॉर्पोरेट करके रिपेयर कर देना डीएनए को। तो इन 4 स्टेप्स में ये सारा काम हो जाता है इन एंजाइम्स की हेल्प से। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि जाहिर सी बात है जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है तो हमको मालूम है इस तरीके से रेप्लिकेशन फॉर्क जो है वो डेवलप होता है। और यहाँ पे जो नया स्ट्रैंड है वो सिंथेसाइज होता है लाइक दिस। और यहाँ पे शॉर्ट स्ट्रेचेस में जिसको ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स हम कहते हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो ग्रीन कलर से हमने बनाया है ये क्या है, दिस इज द पेरेंट स्ट्रैंड, क्योंकि सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन होता है। रेड कलर से जो हमने बनाया है ये क्या है, न्यूली सिंथेसाइज्ड, या इसको हम डॉटर स्ट्रैंड कह सकते हैं, डॉटर। तो पेरेंट स्ट्रैंड तो ऑलरेडी सही फॉर्म में है, इसमें तो कोई इशू है नहीं। डॉटर स्ट्रैंड की जब सिंथेसिस स्टार्ट हो रही है तब डीएनए पॉलीमरेज से हो सकता है कोई मिस्टेक हो जाए जिसकी वजह से ये किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मिसमैच क्रिएट कर दे। तो सपोज करिए दिस इज दी मिसमैच। तो ये बात ध्यान रखने वाली बात है कि जो डिफेक्ट अराइज होगा, वो कहाँ पे अराइज होगा, वो डॉटर पॉलीन्यूक्लियोटाइड या डॉटर स्ट्रैंड में ही अराइज होगा, क्योंकि वहीं पे सिंथेसिस चल रही है। और इसीलिए हम यहाँ पे ये पॉइंट मेंशन जरूर करेंगे कि डॉटर पॉलीन्यूक्लियोटाइड में या डॉटर स्ट्रैंड में एरर होगी। लेकिन अब सवाल ये आता है कि जो रिपेयर सिस्टम है, मिसमैच रिपेयर सिस्टम, ये इस चीज़ को कैसे रिकॉग्नाइज करता है, क्योंकि सिंथेसिस कंप्लीट होने के बाद रिपेयर सिस्टम जो है वो वर्क करना स्टार्ट करता है। तो ये इस चीज़ को कैसे रिकॉग्नाइज करता है कि कौन सा स्ट्रैंड जो है वो डॉटर स्ट्रैंड है। तो बड़ी सिंपल सी टेक्निक है, बहुत सिंपल तरीका है। मिथाइलेटेड स्टेट जो होता है दोनों स्ट्रैंड्स का, उसके बेसिस पे रिपेयर सिस्टम ये आइडेंटिफाई कर लेता है कि कौन सा स्ट्रैंड डॉटर स्ट्रैंड है और कौन सा पेरेंट स्ट्रैंड है। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, जैसे ई कोलाई की ही हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो ई कोलाई में आपको मालूम होगा कि एंडोन्यूक्लियसिस पाए जाते हैं, चूंकि उसको बैक्टीरियोफाज से अपने डीएनए को बचाना है।
तो इस वजह से अपने डीएनए को वो मिथाइलेट करके रखता है ताकि जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बैक्टीरिया के अंदर है वो खुद के डीएनए यानी इकोलाई के डीएनए को रिकॉग्नाइज ना कर पाए। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि मिथाइलेशन हो जाता है डीएनए का, लेकिन ये जो मिथाइलेशन हो रहा है डीएनए का वो रेप्लिकेशन होने के कुछ वक्त के बाद होता है। ऐसा नहीं है कि रेप्लिकेशन भी साथ साथ चल रहा है और उसके साथ साथ मिथाइलेशन भी चल रहा है डीएनए का, ऐसा नहीं होता है। रेप्लिकेशन जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मिथाइलेशन की प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होगी। ये जो शॉर्ट इंटरवल है यही बड़ा क्रूशियल रोल प्ले करता है, क्योंकि इस शॉर्ट इंटरवल की स्टेज पे जो पेरेंट स्ट्रैंड है वो तो ऑलरेडी मिथाइलेटेड है क्योंकि वो पहले का ही बना हुआ है, लेकिन जो डॉटर स्ट्रैंड नया नया बन रहा है इट इज स्टिल अवेटिंग मिथाइलेशन, यानी इसका अभी मिथाइलेशन होना बाकी है। तो इस बेसिस पे ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ मिथाइलेशन जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं एक दूसरे से डिस्टिंग्विश किए जा सकते हैं और इस बेसिस पे ही मिसमैच रिपेयर सिस्टम उनको आइडेंटिफाई कर सकता है। तो चूंकि डीएनए मिथाइलेशन की बात हो रही है तो इस मिथाइलेशन में इन्वॉल्व होने वाले एंजाइम्स भी जान लेना ज़रूरी है। दो मेन एंजाइम्स हैं इसमें ई कोलाई में जो पाए जाते हैं। एक को हम कहते हैं डीएनए एडेनिन मिथाइलेज या डैम, और दूसरे को कहते हैं डीएनए साइटोसिन मिथाइलेज या डीसीएम जिसको कहते हैं हम। तो ये डीएनए एडेनिन मिथाइलेज क्या करेगा, जाहिर सी बात है एडेनिन का मिथाइलेशन करेगा, इसको कन्वर्ट कर देगा 6 मिथाइल एडेनिन में। और ये किस जगह पे करता है, इस सीक्वेंस में 5 प्राइम GATC 3 प्राइम सीक्वेंस। यानी कि जनरली हम ये जानते हैं कि जो रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस होते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के उसी में मिथाइलेशन किया जाता है ताकि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस उस रिकॉग्निशन सीक्वेंस को आइडेंटिफाई ना कर पाए जो बैक्टीरिया का खुद का है। तो ये 5 प्राइम GATC में एडेनिन का मिथाइलेशन हो गया इनटू 6 मिथाइल एडेनिन। सिमिलरली DCM क्या करेगा, DCM जो है वो साइटोसिन को मिथाइलेट करेगा, 5 मिथाइल साइटोसिन में कन्वर्ट कर देगा 5वें पोजीशन में मिथाइल ग्रुप ऐड करके। और ये दो अलग अलग सीक्वेंसेस में इस मिथाइलेशन को कैरी आउट करता है, 5 प्राइम CCAGG 3 प्राइम और 5 प्राइम CCTGG 3 प्राइम। इन दोनों सीक्वेंसेस में जो साइटोसिन बेसेस हैं इनको मिथाइलेट कर देता है DCM। तो ये दो एंजाइम्स इंपॉर्टेंट हैं। जानने वाली बात यहाँ पे ये है कि जो भी मिथाइलेशन हो रहा है चाहे डैम से हो रहा है चाहे DCM से हो रहा है, ये दोनों मिथाइलेशंस जो है वो म्यूटाजेनिक नहीं होते हैं, यानी कि इस मिथाइलेशन से कोई ऑन्कोजेनिक चेंजेस नहीं आते हैं डीएनए में। और जो मॉडिफाइड न्यूक्लियोटाइड्स फॉर्म हुए, यानी कि एडेनिन के मॉडिफिकेशन से 6 मिथाइल एडेनिन दिस और साइटोसिन के मिथाइलेशन से 5 मिथाइल साइट, ये जो मॉडिफाइड न्यूक्लियोटाइड्स हैं इनकी बेस पेयरिंग वही रहती है जो अनमॉडिफाइड न्यूक्लियोटाइड्स की रहती है। तो बेस पेयरिंग में कोई चेंज नहीं आने की वजह से जब नेक्स्ट राउंड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन होगा तो डॉटर सेल्स के पास सेम कॉपी ऑफ डीएनए जाएगी। तो इसीलिए इसको बेसिकली हम नॉन म्यूटाजेनिक कहते हैं, क्योंकि बेस पेयरिंग प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है डिस्पाइट द प्रोसेस ऑफ मिथाइलेशन। अब ये तो बात हो गई मिथाइलेशन की। मिसमैच रिपेयर सिस्टम जो है वो कितने टाइप का होता है ई कोलाई में, तो 3 मिसमैच रिपेयर सिस्टम्स प्रेजेंट है, लॉन्ग पैच, शॉर्ट पैच, वेरी शॉर्ट पैच। और इसको देख के समझ में आ रहा होगा हमको कि ये डिपेंड करता है कि कितने लंबे स्ट्रेच का रिपेयर किया जाना है। अगर लंबा स्ट्रेच है डीएनए का तो लॉन्ग पैच कह देंगे, छोटा है तो शॉर्ट पैच, बहुत छोटा है तो वेरी शॉर्ट पैच। मैकेनिज्म ऑलमोस्ट क्या लगभग मतलब हाँ एग्जैक्टली भी कह सकते हैं, सिमिलर ही रहती है तीनों की। लॉन्ग पैच वाला हम डिस्कस कर लेंगे, शॉर्ट पैच, वेरी शॉर्ट पैच सिमिलर मैकेनिज्म है। लॉन्ग पैच सिस्टम, अब इसमें
इस सिस्टम में 3 म्यूट प्रोटीन्स जो है वो इन्वॉल्व होती हैं, जिनका रोल होता है रिपेयर में, और इनको कोड करने वाली जो जीन्स होती हैं उनको हम म्यूट जीन्स कहते हैं। बस डिफरेंस क्या होता है यहाँ पे, रिप्रेजेंटेशन का डिफरेंस है। जब प्रोटीन हम लिखते हैं तो पहला लेटर कैपिटल में लिख देते हैं, और जब उसी की कॉरस्पॉन्डिंग जीन लिखते हैं तो स्मॉल में लिख देते हैं। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखने वाली भी है। इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं बड़े बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं, ये आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाएंगे, ये एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू पूछे जा सकते हैं परेशान करने के लिए। तो ये बेसिक बात है। अब ये जो म्यूट प्रोटीन्स हैं 3 टाइप की हैं, म्यूट एच, म्यूट एल, म्यूट एस। इन तीनों का क्या रोल है इसमें? म्यूट एल जो है इसका रोल अभी तक कुछ खास पता नहीं चला है, तो रोल इसका क्लियर नहीं है। तो इसका मतलब कि ये जो लॉन्ग पैच रिपेयर सिस्टम है इसके बारे में जो भी जानकारी है दैट इज बेस्ड ऑन दी फंक्शंस ऑफ म्यूट एच एंड म्यूट एस। म्यूट एच क्या करेगा? म्यूट एच जो है वो GATC सीक्वेंस को पहचानता है, रिकॉग्नाइज करता है। म्यूट एस क्या करता है? म्यूट एस जो है वो मिसमैच को पहचानता है। म्यूट एच इस स्पेसिफिक सीक्वेंस को पहचानेगा, लेकिन म्यूट एस जहां पे मिसमैच हुआ है उसको पहचानता है। कैसे पहचानता है? वो DNA को स्कैन करता है, मतलब रन करता है अलोंग द DNA, और DNA बैकबोन में कहीं भी उसको डिस्टॉर्शंस नज़र आ रही होंगी, क्योंकि जाहिर सी बात है जहाँ पे मिस मैचिंग होगी बेसिस की वहाँ पे डिस्टॉर्शंस तो आएंगे ही आएंगे। यानी कि जो प्रॉपर बैकबोन तैयार होनी चाहिए शुगर फॉस्फेट की वो थोड़ा सा बल्ज आउट हो जाएगी। तो इन्हीं डिस्टॉर्शंस को ये म्यूट एस पहचान लेता है। अब ये जो म्यूट एच है इसकी एक्टिविटी क्या होती है? एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है म्यूट एच की, जबकि म्यूट एस की जो एक्टिविटी है वो ATPase एक्टिविटी है, क्योंकि रिपेयर सिंथेसिस के दौरान ATP की रिक्वायरमेंट होती है, तो उस ATP का ब्रेकडाउन म्यूट एस करता है। दोनों को हम कंपैरेटिव इसीलिए एक साथ पढ़ रहे हैं। तो ये जो म्यूट एच वाला है जो एंडोन्यूक्लियस है ये क्या करेगा? जाहिर सी बात है ये क्लीव करता है अनमिथाइलेटेड स्ट्रैंड ऑन 5 प्राइम साइड ऑफ G, यानी ये GATC के 5 प्राइम की तरफ जो है ये इसको ब्रेक करेगा GATC सीक्वेंस में। और अनमिथाइलेटेड स्ट्रैंड इसको क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जाहिर सी बात है जो समस्या खड़ी हुई थी वो अनमिथाइलेटेड स्ट्रैंड या डॉटर स्ट्रैंड में ही खड़ी हुई थी प्रॉब्लम, तो वहीं पे ये क्लीवेज परफॉर्म करेगा। क्योंकि एंडोन्यूक्लियस ये हम बता चुके हैं आपको, अगर मिथाइलेटेड स्टेट में होगा तो ये पहचान ही नहीं पाएगा GATC को, तो इस तरीके से अनमिथाइलेटेड स्ट्रैंड को ये क्लीव ऑफ करेगा। अब म्यूट एस क्या करेगा? म्यूट एस की जिम्मेदारी होती है म्यूट एल को रिक्रूट करना और म्यूट एच को रिक्रूट करना। एक्चुअली में सीक्वेंस ऐसे बनेगा, म्यूट एस ही रिकॉग्नाइज करेगा मिसमैच को, ATPase एक्टिविटीज के पास होती है जो बाद में रिपेयर सिंथेसिस के काम आएगी। उसके बाद ये मिसमैच को रिकॉग्नाइज करने के बाद इन दोनों म्यूट प्रोटीन्स को ये रिक्रूट करेगा। म्यूट एल का फंक्शन हमें नहीं मालूम है। म्यूट एच उसके बाद अपनी एक्टिविटी स्टार्ट करेगा, एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी, और क्लीव ऑफ करेगा न्यूली सिंथेसाइज्ड डॉटर स्ट्रैंड में क्लीवेज। ठीक है, जब इसने क्लीव कर दिया यानी कि कट लगा दिया म्यूट एच ने, यानी एंडोन्यूक्लियस ने जब कट लगा दिया, तो उसके बाद क्या होगा? अभी इसका डायग्राम फिर से हम देख के और उसमें भी समझ लेंगे। जब कट लग गया तो जो सेगमेंट कट के बाद मौजूद है न्यू स्ट्रैंड का यानी डॉटर स्ट्रैंड का, जाहिर सी बात है क्लीवेज साइट जहां पे कट लगा है एंड अ पॉइंट जस्ट बियॉन्ड मिसमैच, समझ रहे ना?
क्लीवेज साइट जहाँ पे क्लीव किया था एंडोन्यूक्लियस ने, और मिसमैच के जस्ट बियॉन्ड यानी एक बेस आगे की साइट है, इन दोनों के बीच का जो ये सेगमेंट है उसको ओपन अप करने की जिम्मेदारी वो डीएनए हेलिकेज 2 करेगा, और उसको कट आउट करने की जिम्मेदारी फिर एक्सोन्यूक्लियस 1 करेगा। वहां से उसने निकाल दिया। अब जो गैप क्रिएट हुआ है उसको कौन फिल करेगा? जाहिर सी बात है डीएनए पॉलीमरेज करेगा, और बाद में निक या सीलिंग जो है वो डीएनए लाएगी, इसकी जिम्मेदारी है। तो इस तरीके से ये पूरी प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होती है। अब इसको डायग्रामेटिकली थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखें अगर आप ध्यान से, तो ए के अपोजिट यहाँ पे टी आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे सी आ गया, तो दिस इज द मिसमैच। ये जो नीचे वाला स्ट्रैंड है ये क्या है, अगर हम यहाँ पे मेंशन कर दें तो चूंकि ये मिथाइलेटेड स्टेट में है, तो इसका मतलब ये कौन सा स्ट्रैंड होगा? दिस विल बी दी पेरेंट स्ट्रैंड, क्योंकि मिथाइल ग्रुप यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो जाहिर सी बात है ऊपर वाला स्ट्रैंड जो है वो डॉटर स्ट्रैंड हो जाएगा। अब म्यूट एच और म्यूट एस दोनों को यहां पे साथ में दिखा दिया गया है। म्यूट एच क्या करेगा? इट विल क्लीव द डीएनए, डीएनए को इसने क्लीव किया, एस और एच दोनों यहाँ पे मौजूद हैं। इसके बाद हेलिकेज 2 और एक्सोन्यूक्लियस 1 आएंगे। हेलिकेज 2 जो है वो क्या करेगा? ये जो सिंगल स्ट्रैंड यहाँ पे आया है इसको पूरी तरह से यहाँ से रिमूव करेगा, मतलब इसको अनवाइंड कराएगा, और एक्सोन्यूक्लियस इसको कट आउट करके बाहर निकाल देगा। फिर फाइनली डीएनए पॉलीमरेज और डीएनए लाइगेज मिलके सिंथेसाइज करेंगे और जो गैप है उसको सील कर देंगे। तो इस तरीके से लॉन्ग पैच मिसमैच रिपेयर सिस्टम जो है वो ऑपरेट होता है। क्या ये समझ में आ गया? इसमें कोई डाउट तो नहीं है? नहीं सर। ठीक है। अब हम बात करते हैं रिकॉम्बिनेशनल रिपेयर की। यहाँ पे भी समझने की बात ज़्यादा है, क्योंकि रिकॉम्बिनेशन, होमोलोगस, साइट स्पेसिफिक, ये तो हम पूरा बता ही चुके हैं। उसी चीज़ का यहाँ पे इस्तेमाल होगा डीएनए डैमेज को रिपेयर करने के लिए। तो इसमें बेसिकली होता क्या है, मेन इसका फंडा क्या है, क्यों रिकॉम्बिनेशनल रिपेयर की बात आ रही है? इसमें होता ये है कि अगर किसी पर्टिकुलर साइट पे, जैसे ये एक डीएनए मॉलिक्यूल है, इसमें इस साइट पे, यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्ट्रैंड में, ये 5 प्राइम 3 प्राइम ऊपर वाला जो स्ट्रैंड है, इसमें इस जगह पे डैमेज जो है वो दिख रहा है, यानी कि डीएनए विद 1 डैमेज्ड स्ट्रैंड्स, एक स्ट्रैंड में इसमें डैमेज हुआ है। इस डैमेज्ड बेसिस को करेक्ट बेस से रिप्लेस करने के लिए हमको इसके होमोलॉग डीएनए मॉलिक्यूल का, या हमको क्या मतलब, सेल को इसके होमोलॉगस डीएनए मॉलिक्यूल का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसीलिए इस रिपेयर सिस्टम को हम रिकॉम्बिनेशनल रिपेयर कहते हैं। अब देखिए इसमें होगा क्या। जैसे सपोज करिए कि ये जो भी डीएनए डैमेज हुआ है यहाँ पे, लेट्स से इट्स अ पिरिमिडीन डाइमर, ऐसे बन गया। थाइमिन डाइमर जो हम लोग देखते थे, यूवी मेडिएटेड डैमेज। अब यहाँ पे पिरिमिडीन डाइमर जो है वो तैयार हो गया है। अच्छा, एक एक पॉइंट इससे पहले आप और जान लीजिए, रिकॉम्बिनेशनल रिपेयर बेसिकली होता क्या है? ये एक पोस्ट रेप्लिकेशन रिपेयर मेथड है। ऐसा ही पहले वाला भी था, लेकिन फिर भी यहाँ पे मेंशन कर दिया हमने। तो इसमें क्या है, पिरिमिडीन डाइमर यहाँ पे फॉर्म हो गया। अब क्या होगा? अब अगला राउंड जब रेप्लिकेशन का, डीएनए रेप्लिकेशन का होगा, तो
अगले, अब थोड़ा सा इसमें जो है वो इमेजिन करने की बात है, मतलब यहाँ पे स्टेप्स कम दिखाए गए हैं, हम उस चीज़ को एलाबोरेट कर दे रहे हैं। ये हमारे पास एक डीएनए मॉलिक्यूल है, इसमें जब रेप्लिकेशन होगा तो इसके दोनों स्ट्रैंड्स जो है वो सेपरेट होंगे। जब दोनों स्ट्रैंड इसके सेपरेट होंगे तो होगा क्या, ऊपर वाला जो स्ट्रैंड है इसमें क्या है, समस्या है, डैमेज है। ऊपर वाले स्ट्रैंड का जब कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड यहाँ पे बन रहा, अगर हम कलर चेंज करके बताएं तो आपको और आसानी से समझ में आएगा। इसको हम रेड कर दे रहे हैं, ये स्ट्रैंड हमारा रेड हो गया, डैमेज है इसमें। अब यही रेड स्ट्रैंड जो है वो यहाँ पे आ गया, नीचे वाले को हम ग्रीन कर दे रहे हैं क्योंकि ये सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये ग्रीन वाला स्ट्रैंड जो है कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया। और जो न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड है उसको हम ब्लू से कर दे रहे हैं, दिस दिस। अब क्लियर रहेगा, अब समझते हैं इसको। तो जब रेप्लिकेशन हुआ तो चूंकि ऊपर वाले स्ट्रैंड में डीएनए डैमेज था, pyrimidine डाइमर था, तो जब डीएनए रेप्लिकेशन, जब डीएनए पॉलीमरेज जो है सिंथेसिस करना स्टार्ट करेगा तो इस पर्टिकुलर साइट पे वो खजल हो जाएगा, उसको परेशानी होगी कि आखिर यहाँ पे हम क्या इनकॉर्पोरेट करें। तो ऐसी संभावना है, ऐसा होता है कि इस पर्टिकुलर इलाके को वो बाईपास करके और आगे की तरफ मूव कर जाए। तो जब वो बाईपास कर देगा डीएनए पॉलीमरेज तो यहां पे क्या क्रिएट हो जाएगा, गैप। जहां डैमेज हुआ उसके जस्ट अपोजिट गैप क्रिएट हो जाएगा। दूसरा जो पेरेंट स्ट्रैंड था ग्रीन वाला, उसमें कोई डैमेज नहीं था, तो जो डॉटर स्ट्रैंड बनेगा वो दोनों मिलके नॉर्मल कॉपी जो है डीएनए की तैयार कर देंगे। इतनी बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट राउंड में क्या होगा, नेक्स्ट राउंड में होता ये है कि ये जो नॉर्मल कॉपी तैयार हुई है, दिस नॉर्मल कॉपी, नाउ दिस क्या कहते हैं उसको, हाँ, होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन, इसमें नॉर्मल कॉपी में और जो डैमेज्ड है जहां पे गैप ऑलरेडी है, इन दोनों के बीच में होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन होगा। ठीक, एक्चुअली में तो लेट्स सी, फिर से हम इसको दिखाएं, मतलब इतना समझिए, अगर इस पोर्शन को सिंपली हम यहां पे, ठीक है, बस इतना ही दिखाने से क्लियर हो जाएगा। जो स्ट्रैंड, जो जो पोर्शन यहाँ पे था वो पोर्शन एक्सचेंज होके और जहाँ पे ये गैप था इस गैप में चला गया बिकॉज ऑफ होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन। और फिर उससे क्या हो गया, अब इसको क्या मिल गया, एक टेम्पलेट मिल गया। नेक्स्ट नेक्स्ट फिगर में अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे टेम्पलेट मिल गया जिसके बेसिस पे जो रिपेयर सिस्टम है वो अब इस गैप को, मतलब इस डैमेज साइट को रिमूव करके और उसके बाद वहाँ पे जो करेक्ट न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनको इनकॉर्पोरेट कर देगा। तो ये सारे स्टेप्स एक्चुअली इसमें दिखाए नहीं गए हैं, इसलिए थोड़ा सा समझना इसको रिलेटिवली चैलेंजिंग है, लेकिन फिर भी हम उसको एलाबोरेट तो कर ही रहे हैं। हुआ क्या बेसिकली, आप ध्यान से देखें फिर से, कि ये तो नॉर्मल कॉपी थी, है ना, ये नॉर्मल कॉपी नीचे की तरफ है, तो ये नॉर्मल कॉपी थी। इसमें से जो इलाका यहाँ ऊपर डैमेज था उसका होमोलोगस पोर्शन जाके यहाँ पे रिकॉम्बाइन कर गया। इसके बाद रिपेयर सिस्टम आया, उसने डैमेज्ड इलाके को हटाया और उसके बाद जो रिपेयर सिंथेसिस होनी थी उसके लिए ये टेम्पलेट हमारे पास ऑलरेडी आ चुका था होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन की वजह से। तो अब फाइनली गैप फिलिंग हो गई तो ये डैमेज रिपेयर हो गया। इस नॉर्मल कॉपी के साथ अब क्या हो गया नेक्स्ट स्टेप में, कि यहां से जब इतना पोर्शन ऊपर चला गया तो क्या होगा, यहाँ पे भी गैप क्रिएट हो जाएगा, लेकिन इसका कॉरस्पॉन्डिंग ये जो स्ट्रैंड है, न्यूली क्रिएटेड स्ट्रैंड, न्यूली सिंथेसाइज्ड डॉटर स्ट्रैंड, इसके पास तो नॉर्मल कॉपी ही है। तो ये नॉर्मल कॉपी टेम्पलेट की तरह एक्ट करके
जो गैप यहाँ पे क्रिएट हुआ बिकॉज ऑफ दिस रिकॉम्बिनेशन, इस गैप को रिपेयर कर दिया जाएगा। गैप नॉर्मल कॉपी में रिपेयर हो गया। क्या ये समझ में आया? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? ठीक नहीं है, समझ। ज़्यादा इसमें हम बोलेंगे नहीं, क्योंकि अगर नहीं समझ में आया होगा तो फिर वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें अगर इसके हम वो पॉइंट्स लिखेंगे तो फिर और नहीं समझ में आएगा। तो इसीलिए डायग्रामेटिकली इसको हमने एक्सप्लेन किया। इस तरीके से रिकॉम्बिनेशनल रिपेयर चल रहा है। लेकिन फिर अब कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि अगर डीएनए पॉलीमरेज इस पर्टिकुलर साइट को, जो डैमेज साइट है, उसको टेम्पलेट ना मानते हुए और प्रोसेस को बाईपास करके आगे बढ़ जाए, तब तो ये कहानी आगे चल पाएगी। लेकिन अगर इस प्रोसेस, इसको रेप्लिकेशन को, स्ट्रैंड सिंथेसिस को बाईपास करके आगे ना बढ़े डीएनए पॉलीमरेज, तब तो इसी पॉइंट पे हॉल्ट हो जाएगा, रेप्लिकेशन रुक जाएगा उसी जगह पे। तब क्या होगा? हाँ भैया, तब जो होगा वो हम लोग आगे देखेंगे। अब ये आया, अब इसमें ध्यान देना है। इसमें क्या मैकेनिज्म है? इसमें बेसिकली होता ये है कि जैसे मान लीजिए अब यहाँ पे नॉर्मल जो रेप्लिकेशन की प्रोसेस है वो चल रही है। रेप्लिकेशन फॉर्क यहाँ पे तैयार है, दिस इज रेप्लिकेशन फॉर्क। और जो नॉर्मल डीएनए रेप्लिकेशन है चल रहा है। 5 प्राइम 3 प्राइम इधर चल रहा है, ये लीडिंग स्ट्रैंड हो गया और ये हो गया हमारा लैगिंग स्ट्रैंड। लैगिंग, बस ठीक है। बाकी यहाँ पे इस पर्टिकुलर साइट पे ये डीएनए लेजन जो है वो हमको नजर आ रहा है, डैमेज है डीएनए। तो इसमें क्या होगा कि बाईपास नहीं कर रहा है, या हम इस कंडीशन को ऊपर लिख दें, व्हेन डीएनए पॉल डज नॉट बाईपास द डैमेज्ड साइट ऑन कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, उस केस में ये हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये बाईपास नहीं कर रहा है, ठीक है। उस कंडीशन में होता ये है कि अब देखिए यहां पे ध्यान दीजिए, यहां पे रेप्लिकेशन फॉर की पोजीशन यहां इस पॉइंट पे है, दिस। लेकिन अगर हम अगले डायग्राम में देखें तो ये जो रेप्लिकेशन फॉर्क है ये कहाँ आ गया? इस पर्टिकुलर साइट पे आ गया। यानी कि रेप्लिकेशन फॉर्क को एक्चुअली बढ़ना था इस डायरेक्शन में, राइट हैंड डायरेक्शन में, लेकिन ये इधर शिफ्ट हो गया। तो इसको हम क्या कहें? दिस इज कॉल्ड एज रिवर्सिंग ऑफ द फॉर्क। यानी वापस जा रहा है फॉर्क। वापस क्यों जा रहा है? कि ये जो लेजन की साइट है, दिस, ये लेजन की साइट जो है वो नए स्ट्रैंड के संपर्क में या नए डॉटर स्ट्रैंड के संपर्क में ना आए, ताकि कॉम्प्लीमेंटेरिटी का इशू डीएनए पॉलीमरेज को ना हो। ये अभी एक स्टेप है। तो रिवर्सिंग हो गई फॉर्क की। इसके बाद अगले स्टेप में क्या हो रहा है? अगले स्टेप में हो ये रहा है कि ये जो लीडिंग स्ट्रैंड है, अगर इन जनरल इसमें क्या हो रहा है कि लीडिंग स्ट्रैंड की सिंथेसिस हो रही है। लैगिंग स्ट्रैंड शुरुआत में बन गया, क्योंकि लैगिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस यहाँ इस पर्टिकुलर जहाँ पे रेप्लिकेशन, अब थोड़ा सा समझने की बात है, जहाँ तक फॉर्क खुला था उसी पर्टिकुलर साइट से लैगिंग स्ट्रैंड का जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट है वो सिंथेसिस स्टार्ट कर देता है। जबकि लीडिंग स्ट्रैंड जो है वो बढ़ रहा है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ओपनिंग ऑफ द रेप्लिकेशन फॉर्क। तो जाहिर सी बात है इस कंडीशन में जो लैगिंग स्ट्रैंड है वो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा होगा एज कंपेयर टू द लीडिंग स्ट्रैंड। अब क्या होगा कि इस कंडीशन में
रिवर्स ये इनकी फोल्डिंग होगी, फोल्डिंग इन द सेंस कि ये जो कॉम्प्लीमेंटेरिटी जो है वो मेंटेन होगी, क्योंकि हम जान रहे हैं दोनों स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो एक दूसरे के भी कॉम्प्लीमेंट्री होंगे. नाउ दिस लैगिंग स्ट्रैंड एक्ट्स एज टेम्पलेट फॉर द एक्सटेंशन ऑफ दिस लीडिंग स्ट्रैंड. तो ये एक्सटेंशन इसका हो गया, इस लैगिंग स्ट्रैंड को टेम्पलेट मान के. देखिए अगले स्टेप में रेप्लिकेशन ऑफ डॉटर स्ट्रैंड. तो ये रेप्लिकेशन होता चला जा रहा है, यानी कि इस डॉटर स्ट्रैंड की लेंथ अब बढ़ गई. अगले स्टेप में क्या होगा कि ये जो फोर्क रिवर्स हुआ था, अब ये फोर्क वापस से ओपन होगा. फोर्क वापस से ओपन हुआ, लेकिन चूंकि यहां पे इतना पोर्शन न्यूली सिंथेसाइज हो गया था लैगिंग स्ट्रैंड के पोर्शन को कॉम्प्लीमेंट्री मान के, तो अब ये जब ओपन होगा फोर्क के अलोंग चलेगा, तो यहां ये जो लेजन साइट थी उसके बियॉन्ड जो है ऑलरेडी स्ट्रैंड सिंथेसिस हो चुकी है. तो अब इस लेजन साइट को कॉम्प्लीमेंट्री मानने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी. अब इसके बाद इसको क्रॉस करके आगे सिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगी, चलती रहेगी कंटिन्यू. अब रेप्लिकेशन फॉर्क ओपन होता जाएगा, ये लीडिंग स्ट्रैंड और ये ऊपर लैगिंग स्ट्रैंड. क्या ये प्रोसेस समझ में आई? ओके. इसके बाद एक और मैकेनिज्म है, वो मैकेनिज्म क्या है वो भी देख लेते हैं. वो भी कंडीशन थोड़ी सी एटिपिकल कंडीशन है. एटिपिकल का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे एक्चुअली में किसी तरह का मिसमैच नहीं है, किसी तरीके का बल्जिंग आउट नहीं है, किसी तरह की और कंडीशन है, या सीधे निक या कट जो है वो जनरेट हो गया है. तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, जब निक जनरेट हो जाता है, इस कंडीशन में होता यह है कि अगर इस निक को रिपेयर नहीं किया गया जब तक ये रेप्लिकेशन फॉर्क यहाँ पे पहुंच रही है उससे पहले, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि इसी निक को कॉम्प्लीमेंट्री मान के और अगला स्ट्रैंड भी वो ब्रेक हो जाएगा, और डबल स्ट्रैंड ब्रेक जो है यहाँ पे जनरेट हो जाएगा. कैसे समझो, ऊपर वाला स्ट्रैंड जो है वो टेम्पलेट की तरह एक्ट कर रहा है इस स्ट्रैंड, इस डॉटर के लिए. जब ये डॉटर आगे बढ़ेगा 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 यहां तक पहुंचेगा तो इसको यहां पे कुछ मिलेगा ही नहीं. तो अगले फिगर में आप देखिए यहीं पे ये ब्रेक हो गया, तो ऊपर वाला स्ट्रैंड और नीचे वाले स्ट्रैंड को कुछ मिला ही नहीं. ये पोजीशन क्या होती है, दिस सिचुएशन इज नोन एज, इसको हम कहते हैं डबल स्ट्रैंड ब्रेक इंट्रोड्यूस हो गया. नीचे वाले में कोई इशू नहीं, नीचे वाला पूरा स्ट्रैंड कॉन्टिन्यूअस था, तो ये ऐसे बनता चला गया. तो देखिए नीचे वाला स्ट्रैंड पूरा लगातार कॉन्टिन्यूअस है. इस पर्टिकुलर साइट पे जहां डबल स्ट्रैंड ब्रेक हो रहा है उसके लिए स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी, इसको हम कहते हैं फोर्क कोलैप्स. यही फोर्क जो है वो ध्वस्त हो गई. हम्म क्यों? क्योंकि इसके आगे कंटिन्यू कर ही नहीं सकता. निक है, क्या वहां पे लगा दें, कुछ नहीं लगा सकते हैं हम. अब इसमें क्या होगा, इस ब्रेक को रिपेयर करने के लिए होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन जो है वो ऑपरेट होगा. यहां पे हम ऐसे लिख, कलर नहीं ठीक है, क्या लगा है, ग्रीन वाला ठीक है. होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस यहां भी चलेगी. क्या एक कलर दिख रहा है, दिख ही रहा होगा, होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन. और ये कैसे चलेगी, अब होगा ये कि जो फाइव ये जो स्ट्रैंड है इसकी ट्रिमिंग होगी. दिस स्ट्रैंड ट्रिमिंग, ट्रिमिंग, ये क्या हो रहा है यार, तो हैंग कर जाता है बीच में. एक सेकेंड तो हमको बस, गिव मी अ सेकेंड. क्या सेव हुआ होगा,
मेरी आवाज़ आ रही है सबको? मतलब हम ये जानना चाह रहे हैं नेट मेरा सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। आ रही है आवाज़? जी आ रही है। आ रही है ना, ठीक है। हाँ चलो आगे। कहाँ पहुँचे? हम्म, हाँ ठीक है, हो तो गया था। लेट मी शेयर द स्क्रीन। ये क्या कर दिया हमने? अब स्क्रीन दिख रहा है? जी जी। ओके। ड्रॉ। हम्म होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन अब यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा जब फोर कोलैप्स कर गया। अब यहाँ पे क्या होगा कि 5' एंड से ट्रिमिंग होगी और वो एक्सोन्यूक्लियस करेगा, तो इसने ट्रिम कर दिया, इतना इलाका इसने कट आउट कर दिया। अब कट आउट करने से हुआ ये कि जो 3' एंड है ये वाला, अब ये इसको, अब यहाँ पे देखो ऊपर नीचे कर दिया गया, इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, वो ऊपर से भी नीचे की तरफ आ सकता है। ये जो 3' एंड है ये अब इन्वेड करेगा, स्ट्रैंड इन्वेजन, याद करिए ये मैकेनिज्म हमने आपको ऑलरेडी बता दी है। इन्वेड करेगा, फिर डी लूप का ये फॉर्मेशन होगा, और फिर ये आगे बढ़ते बढ़ते क्या करेगा, ब्रांच माइग्रेशन जिसको हम कह रहे हैं, ब्रांच माइग्रेशन करते करते, और फिर जब आगे ये मीट करेगा ये हॉलिडे जंक्शन भी बनाएगा, और वो जो हॉलिडे जंक्शन है वो रिजॉल्व करेगा। तो रिजोल्यूशन के बाद दोनों जो स्ट्रैंड्स हैं वो सेपरेट आउट हो जाएंगे, यानी कि आगे क्या मिलना है, इस स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड ही आगे इसको मिलना था। तो वो सिंथेसिस फिर इसके इस प्रोसेस के थ्रू काफ़ी दूर तक कंटिन्यू करेगी, जब तक वो उस पर्टिकुलर जीन का या उस पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ जीनोम का रेप्लिकेशन कंप्लीट ना हो जाए। तो ये रिलेटिवली इलेबोरेट प्रोसेस है। तो ब्रांच माइग्रेशन और पॉलीमरेज एक्सटेंशन तब तक चलता रहेगा जब तक दूसरे स्ट्रैंड की सिंथेसिस कंटिन्यू करेगी। बात समझ में आ रही है? क्या समझ में आई बात? क्योंकि जी सर। आगे की जो मैकेनिज्म है वो एग्जैक्टली सिमिलर है, जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, रेक बी सी डी वाली। इसी मैकेनिज्म से आगे काम होगा। हॉलीडे जंक्शन बनेगा, जंक्शन बहुत दूर जाके बनेगा, फिर वो जंक्शन रिजॉल्व होगा तो दोनों डीएनए मॉलिक्यूल्स जो है वो सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये होमोलोगस या रिकॉम्बिनेशनल रिपेयर सिस्टम भी कंप्लीट हो गया आज। अब इसमें कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स जो है वो बचे हुए हैं। डबल स्ट्रैंड डीएनए ब्रेक का रिपेयर कैसे होता है, और जीन कन्वर्जन।